नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव की आज की खास पड़ताल में। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसे दौर में ले जाते हैं जब भारत की सबसे बड़ी ताकत गुप्त साम्राज्य बिखर रहा था। जी, ये समय है लगभग 550 ईस्वी का। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य ढह रहा है और उससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है। पावर वैक्यूम। बिल्कुल, हर छोटा बड़ा सरदार, हर गवर्नर वो अपनी आजादी का ऐलान फैलान। तो ये एक अफरा तफरी का दौर था, लेकिन शायद नई संभावनाओं का भी। हाँ, कह सकते हैं कि भारत की राजनीतिक बिसात पर मोहरे दोबारा बिछाए जा रहे थे और उस शून्य को भरने के लिए कई नए खिलाड़ी मैदान में उतरे। आज की हमारी चर्चा इन्हीं खिलाड़ियों पर है, खास तौर पर 3 राजवंशों पर जिन्होंने अगले 200 सालों के इतिहास को गढ़ा। उत्तर में थानेश्वर के पुष्यभूति, दक्कन में बादामी के चालुक्य और सुदूर दक्षिण में कांचीपुरम के पल्लव। जी, और हमारा मिशन है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि सत्ता का ये खेल कैसे खेला गया, ये राजवंश कैसे उभरे, इनके बीच की प्रतिद्वंदिता ने भारत को कैसे बदला और कला और संस्कृति की कैसी विरासत छोड़ी। तो चलिए गुप्तों के बाद के इस तूफानी दौर की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। गुप्त साम्राज्य के मलबे पर सबसे पहले कौन सी बड़ी शक्ति खड़ी हुई? हमारे स्रोत इशारा करते हैं पुष्यभूति राजवंश की तरफ। हाँ, ये लोग पहले गुप्तों के ही सामंत थे। अच्छा, फ्यूडेटोरीज? बिल्कुल, ये हरियाणा के थानेश्वर इलाके में गुप्तों के अधीन शासन करते थे। वंश के संस्थापक का नाम तो पुष्यभूति था, लेकिन असली खेल शुरू हुआ प्रभाकर वर्धन के साथ। प्रभाकर वर्धन? उन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां ली, जो इस बात का साफ ऐलान था कि अब वो किसी के मातहत नहीं है। हाँ, कि वो खुद एक सम्राट हैं। लेकिन असली कहानी उनके 3 बच्चों से शुरू होती है। यहाँ से राजनीति और पारिवारिक ड्रामा एक साथ चलते हैं। अच्छा, यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। कौन थे वो 3 बच्चे? सबसे बड़े बेटे थे राज्यवर्धन, छोटे बेटे हर्षवर्धन और बेटी राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन ने बड़ी समझदारी से राज्यश्री की शादी कन्नौज के मौखरी राजा गृहवर्मन से की। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये तो उस दौर का एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन था। बिल्कुल, इसने पुष्यभूति और मौखरी 2 बड़ी शक्तियों को एक कर दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ऐसे मजबूत गठबंधन दुश्मनों को भी उकसाते हैं। और यहीं से संकट शुरू हुआ, एक दोहरा संकट। दोहरा संकट। मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर इस गठबंधन पर हमला कर दिया। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया और गृहवर्मन यानी राज्यश्री के पति की हत्या कर दी। ओहो! ये खबर सुनकर बड़े भाई राज्यवर्धन अपनी बहन को बचाने और बदला लेने निकले। उन्होंने देवगुप्त को तो हरा दिया, लेकिन बंगाल के शशांक ने उन्हें धोखे से मार डाला। एक मिनट, इसे ठीक से समझते हैं। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर राज्यश्री के पति की हत्या हो गई जी, और उनके भाई को भी धोखे से मार दिया गया। और छोटा भाई हर्षवर्धन, वो सिर्फ 16 साल का है। बिल्कुल, सोचिए 16 साल के लड़के पर क्या बीती होगी। 606 ईस्वी में जब हर्षवर्धन को गद्दी पर बैठाया गया तो उनके सामने कोई जश्न नहीं था, बल्कि एक बिखरा हुआ परिवार और 2 हत्याओं का बदला लेने की जिम्मेदारी थी। हाँ, उनके शासन की शुरुआत किसी राजाभिषेक से नहीं बल्कि एक त्रासदी से हुई। तो इस नौजवान शासक ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? जाहिर है उन्होंने बदला लिया होगा। उन्होंने सिर्फ बदला नहीं लिया, उन्होंने उत्तर भारत का नक्शा ही बदल दिया। हाँ। उन्होंने शशांक को बंगाल तक खदेड़ दिया और वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय जैसे शासकों को भी हराया। लेकिन उनका सबसे बड़ा और कह सकते हैं दूरगामी फैसला था अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले जाना। ये एक बड़ा कदम लगता है। सिर्फ शहर बदलना था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, सदियों से उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र और मगध का इलाका हुआ करता था। सही। कन्नौज को राजधानी बनाकर हर्षवर्धन ने सत्ता के केंद्र को गंगा के मैदानों के बीचों बीच स्थापित कर दिया। मतलब उन्होंने कन्नौज को वो हैसियत दी जिसके लिए अगले कई 100 सालों तक भारत के सबसे बड़े साम्राज्य लड़ते रहे। बिल्कुल, उनका असर कश्मीर से नेपाल तक महसूस किया जाता था, लेकिन एक सीमा थी जिसे वो कभी पार नहीं कर पाए। नर्मदा नदी। और हर्षवर्धन सिर्फ एक विजेता ही नहीं थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो साहित्य और कला के भी बड़े संरक्षक थे, बल्कि खुद एक लेखक थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसे 3 मशहूर संस्कृत नाटक लिखे। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी। जी, जो उनकी जीवनी है और उस दौर को समझने का एक बहुत अहम स्रोत है। लेकिन उनके प्रशासन का एक पहलू और भी दिलचस्प है।
उन्होंने अधिकारियों को नगद वेतन देने की बजाय भूमि अनुदान देना शुरू किया, लैंड ग्रांट्स। रुकिए, ये सुनने में तो एक खतरनाक विचार लगता है। अगर आप अपने अधिकारियों को वेतन की जगह जमीन दे देंगे तो क्या वो अपने छोटे छोटे राजा नहीं बन जाएंगे जो कल को आपकी ही सत्ता को चुनौती दें? आपका सवाल बिल्कुल सही है और लंबे समय में यही हुआ भी। इस व्यवस्था ने भारत में सामंतवाद मतलब फ्यूडलिज्म की नींव रखी, जिसने राजा की केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया। अच्छा। इसी वजह से हमें हर्ष के काल में सिक्कों की कमी भी दिखती है, क्योंकि लेन देन जमीन के जरिए हो रहा था, नकद नहीं। और धार्मिक तौर पर? धार्मिक तौर पर भी वो दिलचस्प थे। शुरू में वो शिव भक्त थे, पर बाद में उनका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर हो गया। उन्होंने कन्नौज में सभी धर्मों की एक विशाल सभा बुलाई और प्रयाग में हर 5 साल पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। महामोक्ष परिषद? जी। ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा दान उत्सव था, जहां वो अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दान कर देते थे। तो जब उत्तर में हर्षवर्धन एक नए साम्राज्य की नींव रख रहे थे, दक्षिण की राजनीतिक बिसात पर क्या चल रहा था? दक्षिण में एक नहीं बल्कि 2 बड़ी शक्तियां एक साथ उभर रही थीं। 2 शक्तियां? हाँ, दक्कन के पठार पर वाकाटाकों की जगह ले रहे थे चालुक्य, जिनकी राजधानी बादामी थी। बादामी, जिसे वातापी भी कहते हैं। सही। और उनसे भी दक्षिण में तमिलनाडु के इलाके में पल्लव अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे। उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। और इन दोनों के बीच का जो इलाका था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का, वो संघर्ष का केंद्र बन गया। बिल्कुल। चलिए पहले चालुक्यों की बात करते हैं। बादामी के चालुक्य, इनके बारे में सबसे खास बात क्या है? इस वंश में कई राजा हुए, जैसे संस्थापक पुलकेशन प्रथम, लेकिन सबसे महान शासक थे पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। उनका शासनकाल 610 से 642 ईस्वी तक रहा। उनके बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी एक शानदार दस्तावेज से आती है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। ये उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने संस्कृत में लिखा है और इसमें पुलकेशन की जीतों का बखान है। और इसी में उस मशहूर लड़ाई का जिक्र है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे पल्लव, कांचीपुरम से शासन करने वाले। उनके बारे में क्या जानना जरूरी है? पल्लवों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इनके एक शुरुआती महान राजा थे महेंद्रवर्मन प्रथम। महेंद्रवर्मन प्रथम? वो एक योद्धा से ज्यादा एक कलाकार थे। उन्हें विचित्र चित्त कहा जाता था। विचित्र चित्त मतलब अद्भुत विचारों वाला? हाँ, उन्होंने मत्तविलास प्रहसन नाम का एक व्यंग्यात्मक नाटक लिखा। एक राजा जो नाटक लिख रहा है? हाँ, और वो भी एक व्यंग्य। ये ढोंगी साधुओं का मजाक उड़ाता है। ये तो काफी मजेदार लगता है, एक राजा जो नाटक लिखकर सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष कर रहा हो। बिल्कुल, लेकिन उनके बेटे बिल्कुल अलग थे। नरसिंहवर्मन प्रथम? जी, वो अपने पिता की तरह कलाकार नहीं बल्कि एक खूंखार योद्धा थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराकर वातापीकोंड की उपाधि धारण की। 1 मिनट, वातापीकोंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वातापी को जीतने वाला। और उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ही था। तो अब कहानी के 3 मुख्य किरदार मैदान में हैं। उत्तर में हर्षवर्धन और दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंहवर्मन प्रथम। जाहिर है इनके रास्ते टकराए होंगे। सबसे बड़ा टकराव किसके बीच हुआ? सबसे पहला और सबसे बड़ा टकराव हुआ उत्तर और दक्षिण की शक्तियों के बीच। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण की ओर रुख किया। उनका सपना शायद पूरे भारत को एक साम्राज्य के नीचे लाने का था। हो सकता है, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर उनका सामना हुआ पुलकेशिन द्वितीय की सेना से। और नतीजा? नतीजा साफ था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की सेनाओं को रोक दिया। ये हर्ष के जीवन की सबसे बड़ी हार थी। इस एक लड़ाई ने भारत का इतिहास तय कर दिया। हाँ, नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के साम्राज्यों के बीच एक अघोषित सीमा बन गई, जिसे अगले कई 100 सालों तक कोई पार नहीं कर पाया। सही। और इस घटना की पुष्टि 2 अलग-अलग स्रोतों से होती है। एक तो रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख और दूसरा चीनी यात्री हुएनसांग। जी, हुएनसांग के लेख, जो इसे एक ऐतिहासिक सच्चाई बनाता है। तो उत्तर के सम्राट को रोकने के बाद पुलकेशिन द्वितीय दक्कन के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। अब उनका ध्यान अपने दक्षिणी पड़ोसी पल्लवों पर गया होगा। हाँ, और यहीं से दक्षिण भारत के इतिहास के सबसे लंबे और कड़वे संघर्ष की शुरुआत हुई। यह पीढ़ियों तक चला। और इसकी जड़ में क्या था? इसकी जड़ में था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ इलाका रायचूर दुआब। मतलब जिसके पास ये जमीन होती, उसके पास पैसा और ताकत होती। बिल्कुल। तो इस संघर्ष का पहला दौर कैसा रहा? पहले दौर में पुलकेशिन द्वितीय का पलड़ा भारी रहा।
उन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को, वही कलाकार राजा, हाँ, उन्हें लूट लुलाई में हराया और पल्लव राज्य के उत्तरी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन पल्लवों ने इसे भुलाया नहीं। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका बदला लिया, और ऐसा बदला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। हाँ, उन्होंने न सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया, बल्कि उसकी हत्या कर दी। और चालुक्यों की राजधानी वातापी में घुसकर उसे तहस नहस कर दिया। तभी उन्होंने वो उपाधि ली, वातापिकोंड। मतलब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये तो इज्जत की लड़ाई बन गई थी। एक दूसरे की राजधानियों को जलाना, राजाओं की हत्या करना बहुत ही क्रूर संघर्ष था, बेहद क्रूर। हालांकि बाद में चालुक्य राजकुमार विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों को खदेड़कर अपने वंश की सत्ता फिर से स्थापित की, लेकिन ये दुश्मनी चलती रही। लेकिन इस लगातार चलने वाले युद्ध के बीच पल्लवों ने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी खड़ा है और उनकी महानता की गवाही देता है। आप कला और वास्तुकला की बात कर रही हैं? हाँ, खासकर उनके मंदिर। बिल्कुल, पल्लवों ने ही दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाने की उस शैली की शुरुआत की, जिसे हम आज द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। यह विकास 3 चरणों में साफ दिखता है। पहले महेंद्र वर्मन ने चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर यानी मंडप बनवाए। अच्छा। फिर उनके बेटे नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामल्ल भी कहते थे, उन्होंने एक ही विशाल चट्टान को तराशकर रथ बनवाए, जैसे कि हम महाबलीपुरम के पंच रथों में देखते हैं। वही। और आखिरी में राज सिंह जैसे राजाओं ने पत्थरों को जोड़ जोड़कर विशाल मंदिर बनाने शुरू किए, जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर। तो उन्होंने मंदिर निर्माण को लकड़ी और ईंटों से निकालकर हमेशा के लिए पत्थर का बना दिया। सही कहा। ये जानना भी दिलचस्प है कि इस दौर में भारत दुनिया से कटा हुआ नहीं था। हाँ, अपने चीनी यात्री ह्वेनसांग का जिक्र किया। हाँ। वो इन दोनों महान राजाओं से मिले थे। हाँ, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, दोनों से। और उनका वृत्तांत एक निष्पक्ष बाहरी पर्यवेक्षक की नजर से हमें इन राज्यों की तस्वीर दिखाता है। क्या कहा उन्होंने? वो हर्षवर्धन की दानशीलता और उनकी धार्मिक सभाओं से बहुत प्रभावित थे। वही जब वो पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में पहुंचे तो उन्होंने उसकी शक्तिशाली सेना की बहुत तारीफ की, खासकर हाथियों और अनुशासित सैनिकों की। अच्छा। उन्होंने लिखा कि पुलकेशिन के सैनिक लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया इन दोनों साम्राज्यों को कैसे देखती थी। जी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि हर्षवर्धन ने चीन के तांग सम्राट के दरबार में अपने दूत भेजकर कूटनीतिक रिश्ते भी बनाए थे। लेकिन इतिहास का नियम है कि हर साम्राज्य का अंत होता है। इन महान शक्तियों का पतन कैसे हुआ? 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही उत्तर भारत में उनका बनाया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था? नहीं, और उत्तर भारत में एक बार फिर अराजकता छा गई। दक्कन में चालुक्यों की जगह उनके ही एक सामंत दंती दुर्ग ने ले ली। उन्होंने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और पल्लवों का क्या हुआ? पल्लवों की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और आखिरकार शक्तिशाली चोल साम्राज्य ने उन्हें अपने में मिला लिया। तो अगर हम इस पूरे दौर का सार निकालें तो हमारे पास 3 मुख्य खिलाड़ी, 3 राजधानियां और 3 महान शासक हैं। सही कहा। उत्तर में पुष्यभूति, राजधानी कन्नौज और सम्राट हर्षवर्धन। दक्कन में चालुक्य, राजधानी बदामी और सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। और दक्षिण में पल्लव, राजधानी कांचीपुरम और महान योद्धा नरसिंह वर्मन प्रथम। हर्षवर्धन को उनकी प्रयाग सभाओं और नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को उनके ऐहोल अभिलेख और हर्ष को रोकने के लिए, और नरसिंह वर्मन प्रथम को महाबलीपुरम के अद्भुत रथ मंदिरों के लिए। तो आज की यह चर्चा हमें दिखाती है कि कैसे केंद्रीय सत्ता के ढहने से क्षेत्रीय शक्तियां उस खालीपन को भरने के लिए आगे आती हैं। ये सिर्फ लड़ाई और राजनीति का दौर नहीं था। ये वो दौर था जब उत्तर में कन्नौज सत्ता का नया केंद्र बना, दक्षिण में द्रविड़ मंदिर शैली ने जन्म लिया और भारत का राजनीतिक भूगोल हमेशा के लिए बदल गया। बिल्कुल, इसने उस मध्यकालीन भारत की नींव रखी जिसे हम आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इन सभी स्रोतों से एक बात साफ है कि नर्मदा नदी एक निर्णायक रेखा बन गई थी, एक ऐसी दीवार जिसे हर्षवर्धन भी नहीं लांघ सके। जरा सोचिए, अगर उस दिन नर्मदा के युद्ध का परिणाम कुछ और होता, अगर हर्षवर्धन नदी पार करने में सफल हो जाते, तो क्या भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास वैसा ही होता जैसा आज है, या हम एक पूरी तरह से अलग भारत को देख रहे होते?